Divyam, am I audible to you? Divyam, यस सर। yeah. लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा किया था हम लोगों ने। नोमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ क्लियर है आपका? यस सर। सर मेरे को एक बात कहनी थी। जी जी बोलिए। सर जैसे सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया है। जी, मेटलर्जी उसमें से रिमूव कर दिया है। हाँ सर, सर उसके बेसिस पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन कर लिया, तो अगला तो एप्रम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर ले वो टर्म वन के हाँ, लिए। वो मैंने अभी, मेरे पास भी मैंने भी देखा था, अपडेट किया अभी सिलेबस। तो ये चैप्टर अब कंप्लीट करके हम लोग ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसके बाद हेलो एल्केन्स हो गया, और उसके बाद आपके पास अल्कोहल आ रहा है और बायोमोलिक्यूल्स आ रहा है। तो वो आपके ऐसे वन में आएगा शायद। यस सर, यस सर। ठीक है, तो हम लोग उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि आधे इसमें हमने मोर देन 40% हमने कर लिया, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और अभी उसमें टाइम है। तो हम ओके लोग सर। वही कंटिन्यू करेंगे, इस वीक ये कर लेते हैं और अगले वीक कर देंगे ओके सर। स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने आपको फेस और मर आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया था क्या? नहीं पढ़ा था। सर आपने लास्ट कराया था इन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फॉर्मूला, देन डाइडेंटेट के आपने एक स्ट्रक्चर बनवाया था। डाइडेंटेट का? यस सर। ओके, ठीक है, यानी फेस और मर आइसोमेरिज्म कर लिया। मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं, वो नहीं किया अभी, फेस नहीं और मर सर, वो आइसोमेरिज्म। नहीं किए ठीक, हैं सर, सिस एंड ठीक है, ट्रांस किए थे। ओके ओके। चलिए, तो यहाँ पे अपने पास आएगा इन ऑक्टाहेड्रल, पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फॉर्मूला Ma3B3 टाइप। आपके दिमाग में ये आना ही आना चाहिए दिव्यम, कि ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। ठीक है, टेट्राहेड्रल की बात हो रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर की बात हो रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। ठीक है, ये सब एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, ताकि इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, इफ Ma3B3 टाइप में अगर इफ 3 डोनर एटम्स, डोनर एटम्स डोनर एटम ऑफ सेम ligand occupy adjacent position, adjacent position at the corner of an octahedral face, we have a facial isomerism। इसको क्या कहते हैं हम लोग? we have a facial, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं FAC से, फेस आइसोमेरिज्म। सर फेशियल आइसोमेरिज्म सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होगा? जी, ठीक है। और दूसरा वाला, व्हेन पोजीशन आर अराउंड द मेरिडियन of octahedral, we got meridional isomerism, mer isomerism, meridional isomerism, जिसको हम लोग मर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा अभी, बेसिकली इसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला हो Ma3B3, मतलब ये हो गया कि दो टाइप का लिगेंड होगा, जो कि टोटल 6 लिगेंड होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर 3 डोनर एटम को एडजेसेंट पोजीशन पे रख देते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे, तो वो होगा आपका फेस आइसोमेरिज्म। और मेरिडियनल पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है, जैसे दो के बीच में एक रख दिया आपने, ठीक है, तो उससे मर आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसे लिख लीजिए, फिर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, दिखाता हूँ एक्चुअल में होता कैसे है।
सर जो आपने ग्रीन में लिखा उसे एक बार रीड आउट कर देंगे? जी जरूर। व्हेन पोजीशन आर अराउंड द, आज की पता नहीं ये अजीब सा लिखा जा रहा है, इस मुझे चेंज करना पड़ेगा इसे। अराउंड द मेरिडियन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वी गॉट मेरिडियनल आइसोमेरिज्म व्हिच इज आल्सो नोन एज मर आइसोमेरिज्म। यस सर, लिख लिया। चलिए अब इसका बना के दिखाता हूँ मैं एक्चुअल में होता कैसे है ये। ठीक है, तो जैसे जैसे सपोज अपन Ma3B3 टाइप का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CONH3 का होल थ्राइस और NO2 का होल थ्राइस। ठीक है, इस टाइप से एक एक मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा CO। ठीक है, NO2 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास NO2 इधर आ जाएगा, फिर अपने पास ये एडजेसेंट पोजीशन पे आ गया, सारे के सारे किधर आ गए, एडजेसेंट पोजीशन पे आ गए, NH3 NH3 NO2 Na2 और ये NH3। ठीक है, अब जब ये एडजेसेंट पोजीशन पे आ गए तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ जैसे ये सारे के सारे एक एडजेसेंट पोजीशन पे है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फेसियल या फेस आइसोमेरिज्म कहेंगे, फेसियल या फिर फेस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब मर आइसोमेरिज्म बनाना है तो मैंने क्या किया, CO, अब ये NO2 इधर डाल दिया मैंने और NH3 इधर डाल दिया। ठीक है, और ये NH3 इधर कर दिया मैंने। ठीक है, अब NH3 के रिस्पेक्ट में मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, आप NO2 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, NH3 NH3। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे इन तीनों NH3 के, सॉरी ये तो सारे NH3 डाल दिए मैंने, एक मिनट, ये NO2 कर देते हैं, ये NO2 कर, ये हो गया आपके पास NO2 और ये हो गया NO2। अब ये इन तीनों NH3 के बीच में आपका एक NO2 आ गया, तो ये जो होगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपके पास, मैरिडिनल या फिर मर आइसोमेरिज्म, मैरिडिनल या फिर मर आइसोमेरिज्म। आप इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों के बीच में एक ही आ रहा है। ठीक है, मैंने इधर कर दिया, समझ में आया, ये होता है मर आइसोमेरिज्म और तो फेसियल सर इसका आइसोमेरिज्म। मतलब जब दो कंपाउंड्स के बीच में कोई थर्ड कंपाउंड आ जाए जो उनके बीच में लाई करता है ना। कंपाउंड नहीं, लिगेंड्स, लिगेंड्स। ओके, लिगेंड। तो जी इन अ स्ट्रक्चर, तो हम जी उसे जी, हम कह सकते हैं। ज्योमेट्री जी। ठीक है, यस सर। तो ये ऐसे देख लेते हैं जैसे अलग अलग, जैसे एक बार NO2 का किया आपने, एक बार NH3 का कर दिया, हो गया। ठीक है, फेसियल और मर आइसोमेरिज्म क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा लिख लीजिए इसे आप।
यस सर, लिख लिया। अब देखिए अपने पास एक लास्ट आइसोमेरिज्म का पार्ट बचता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बेसिकली होता क्या है, ठीक है, ये एक एनेंशियोमर बनाता है, ठीक है। जैसे बेसिकली एक कंपाउंड ऐसा जो मिरर इमेज उसका सुपर इम्पोजेबल ना हो, उसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डालते हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल isomers are mirror images that cannot be superimposed, that cannot be superimposed। सर ये वाला ऑप्टिकल, मेरे को फिर से बता हाँ देंगे? मैं दोबारा बता रहा हूँ। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा तो इजिली और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा कंपाउंड जो एक दूसरे मतलब एक कंपाउंड ऐसा लीजिए, ठीक है, और दूसरे उसका जो मिरर इमेज हो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना करे। जैसे जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया सी, इधर एच ले लिया, इधर सी एल ले लिया, यहाँ एफ ले लिया, और यहाँ सी एल के जगह मैं ब्रोमीन ले लिया जस्ट सपोज। अब इसका जब मिरर इमेज लेंगे दिव्यम, तो ये ऊपर नीचे वाला तो सेम आएगा ऐसे ही लेकिन बी आर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा और ये लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड साइड पे आ जाएगा कि नहीं। यस सर। मिरर इमेज तो ऐसा ही होगा ना, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा कि नहीं। यस सर। अब एक कंपाउंड को ऐसे उठा के दूसरे पे रखने जाइएगा तो क्या वो सुपर इम्पोज होगा, ऐसे जो दिखा नहीं रहा सर। है नहीं होगा। तो ये होता है, ऐसे जो वो होते हैं उनको ये होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। मतलब मिरर इमेज दैट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, उसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ऐसे आइसोमर्स जिनके मिरर इमेज एक दूसरे से सुपर इम्पोजेबल नहीं हो, उसको हम लोग किस में डाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। क्लियर है। सर यहाँ पे सुपर इम्पोस्ट का मतलब ये हो गया ना कि उसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा ओवरलैप इमेज। ना करे, कोइंसाइड ना करे ठीक है। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। सर बट चलिए अगर जैसे हमने दो स्ट्रक्चर्स लिए एंड हमने उसको, जैसे हम कॉन्ग्रुएंट में करते हैं, हमने उस तरीके से लगा दिया, तब तो सुपर इम्पोज कर रहा होगा ना उसके ऊपर। हमारा ऐसे कंपाउंड ही होते हैं जो नहीं करे, जैसे डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट ग्रुप से घिरा हुआ होगा, ठीक है। अगर सेम ग्रुप से होता, जैसे सपोज अगर यहाँ पे एच होता, हर जगह एच 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 होता, ठीक है, तो एच कहीं भी जाए ये तो सुपर इम्पोज करता ही करता ना। किसी भी तरीके से रखते हैं आप, उठा के ऐसे रखते हैं, ये सुपर इम्पोज करता कि नहीं। यस सर। तो ऐसे कंपाउंड जो सुपर इम्पोज ना करे, आप सुपर इम्पोज ना करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कि उसके सबसे वन ऑफ द बेस्ट रीजन कि उसके अराउंड जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हो। समझ रहे हैं आप। यस सर। तो उससे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आता है, जिसको हम इनएंशियोमर भी कहते हैं। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कायरल कार्बन, नो ऑर्गेनिक सर। केमिस्ट्री में। चलिए ठीक है, 12th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, ये तो दीज आर नोन एज इनएंशियोमर, दीज आर नोन एज इनएंशियोमर। और जो सुपर इम्पोज करता है तो करता है वो आपका इनएंशियोमर नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नॉन सुपर इम्पोजेबल मोलिक्यूल, नॉन सुपर इम्पोजेबल molecule और ions आर कायरल कंपाउंड, ठीक है। जो सुपर इम्पोज नहीं करते हैं उसे हम कायरल कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कायरल कंपाउंड, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या पीटी है, यहाँ सी एल ले लिया मैंने, यहाँ सर सी आपने एल। सेकंड पॉइंट पे लिखा है? दीज आर नोन एज इनएंशियोमर। दोबारा बताऊं स्पेलिंग या हो जाएगा। सर आप एक बार फिर से लिख दीजिए। ओके, इनएंशियोमर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया ऐसे, यहाँ पे पीटी किया मैंने,
अब Cl राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, ये तो यहीं रहेगा। और एक चीज ये, अगर यहाँ पे बीच में ऐसे दे रखा है तो ये इधर भाग जाएगा। काम करिए, इसको सीधा सीधा रख। हो गया? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे जो आपने पहले एग्जांपल दिया जिसमें आपने Cl एंड Br को स्विच कर दिया, तो जी, उसमें आपने H एंड F को स्विच क्यों नहीं किया? वो तो सीधा सीधा है ना। अच्छा ओके, मतलब जो वर्टिकल होते हैं, जो वो तो एग्जैक्टली वैसे, पूरे वर्टिकल है उनको जो हाँ, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो सीधे सीधे होंगे। नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ, ये सुपर इम्पोजेबल है। यस सर, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग उसके ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी बताते हैं कि वो डाया होगा या फिर पैरा होगा। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक याद है? यस सर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसकी पॉस्टुलेट की बात कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक है मैंने बता दिया आपसे। ठीक है, कि ये बेसिकली इसमें ये बताया जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉस्टुलेट्स लिख लीजिए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the metal atom the metal atom can use n minus 1d ns np and nd orbital for hybridization। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये सारे सबशेल यूज कर सकता है मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस हाइब्रिड orbital
एंड लिगेंड के जो भी ऑर्बिटल हो, लिगेंड ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स these hybrid orbital and ligand orbitals are allowed to overlap with each other with each other एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर n-1d orbital used in hybridization there are formation of n-1d या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, देयर आर फॉर्मेशन ऑफ इनर, ये सारी चीजें अभी मैं क्लियर करवा दूंगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर np and nd orbital there will be formation of outer orbital complex, इन दोनों लास्ट वाले पॉइंट के बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लीजिए। पहले देखिए इसमें बताता क्या है आपका, n-1d ns np और nd ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये सारे यूज करके हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं हम लोग। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स आर अलाउड टू ओवरलैप विद ईच अदर। जाहिर सी बात है, जब बॉन्ड बन रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा। इसमें बस यही कह रहा है कि n-1d ऑर्बिटल जब यूज में होगा हाइब्रिडाइजेशन को, तो उस टाइम पे हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और जब nd ऑर्बिटल का होता है तो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात होती है। जैसे जस्ट सपोज अपने पास 3d है और 4s है, 4p है, अगर 3d के बाद 4s है तो 4p भी होगा और 4d भी होगा। अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैपिंग में 3d का यूज होगा तो यहाँ पे बनेगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर 4d का यूज होगा तो यहाँ पे बनेगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हमेशा कोई एक यूज होगा, ठीक है। 3d यूज होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 4d यूज होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है दिव्यम? यस सर। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो पता चलेगा कब 3D यूज हो रहा है और कब 4D यूज हो रहा है, ठीक है। पहले ये लिख लीजिए आप। सर आपने रेड से क्या लिखा हुआ है? ये 3D 4S और 4P।
4p4d। हाँ 4p4d। आपने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए? यस सर, ये लिख लिया। ये अभी एक्सप्लेन करूंगा दोबारा में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये चीज आपको क्लियर है ना? 3D जब कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। जैसे जैसे सपोज स्कैंडियम का ही आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, स्कैंडियम 21 होता है, तो यहाँ पे आप जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आर्गन 4s2 3d1 होता है कि नहीं? यस सर। अब देखिए, अगर 4s आ गया तो इसका मतलब 4p भी एग्जिस्ट करेगा और 4d भी एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर बॉन्डिंग में 3d यूज होगा तब हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और अगर 4d यूज होगा तब हम क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। इसे क्लियर करूं मैं? यस सर। एक पॉइंट और लिखवाऊंगा जो थोड़ी देर बाद समझ में आएगी, ठीक है। उससे पहले एक चीज, आपने स्पिन 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 अप और स्पिन डाउन देखा आपने? कंपाउंड मतलब एक ऑर्बिटल में अगर ऐसे 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 है और एक में ऐसे है, तो मैं पूछूंगा लो स्पिन कौन है और हाई स्पिन कौन है, तो बताइए जरा। इन दोनों में, ए और बी में, लो स्पिन कौन होगा? कुछ आइडिया? ए। ए होगा लो स्पिन। क्यों? क्योंकि स्पिन अप स्पिन डाउन ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। दो स्पिन अप है और यहाँ तीनों के तीनों स्पिन अप है, ठीक है। तो स्पिन जो हाई स्पिन का होगा वो ये होगा और जो लो स्पिन का होगा वो ये होगा। समझ रहे हैं आप? यस सर। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, मैं नोट अभी लिखवा देता हूँ। जो भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है वो लो स्पिन का होता है, ठीक है। क्यों? ठीक है। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं? लो स्पिन का होते हैं, और जो हायर ऑर्बिटल मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाई स्पिन के होते हैं। ये अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं जनरली in inner orbital complex, in inner orbital complex, these are low spin, these are low spin complexes, complexes with lesser number of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होगा आपका लो स्पिन, ठीक है। और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेयर एज in outer orbital complex, in outer orbital complexes, they have generally high spin, high spin complexes due to high number of, due to more number, due to more number of unpaired electron। एक बात तो क्लियर है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो हाई स्पिन का होगा। वेरी गुड, आपने खुद ही बताया। और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लो स्पिन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो लो स्पिन का होगा।
हो गया दिव्यम? कर रहा हूँ। यस सर, हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए अपने पास दो चीजें आती हैं, ठीक है। ये जो मैंने लिखा था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक लिखा था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें लिगेंड पे फोकस करते हैं, जो कि हम लोग सीएफटी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिगेंड होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो दूसरा होता है आपका वो होता है वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड? फिलहाल तो मैं बता दूंगा आपको जब भी क्वेश्चन दूंगा कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, ठीक है। फील्ड लिगेंड। और जब हम सीएफटी पढ़ेंगे तो वहां पता चल जाएगा हम लोगों को कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा यहाँ पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर अप हो जाएंगे, यानी अनपेयर्ड नहीं बचेंगे। और अगर पेयर अप हो जाएंगे तो यहाँ पे लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा? दिव्यम? सर हाई। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कर देंगे तो हाई होगा या लो होगा? दोबारा पूछ रहा हूँ। सर हाई स्पिन होगा ना पेयर अप करने के बाद तो। यहाँ पे हाई कौन है? सर बी। बी हाई है। बी हाई क्यों है? क्योंकि ये क्या है? अनपेयर्ड है। अच्छा हाँ, यस सर, यस सर, उस लो होगा, वो लो लो होगा। होगा। और जब भी लो लो स्पिन होगा इसका मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ये भी प्रूफ कर दूंगा मैं एग्जांपल के साथ। समझ में आया? अभी याद रखना है पेयर अप होगा। देखिए एक चीज ये ध्यान में रखना है कि जो लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयर अप होगा, और पेयर अप होगा तो हमें पता है कि लो स्पिन होगा। और लो स्पिन किसका होता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का होता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो यहाँ पे क्या होगा? डू नॉट पेयर अप। यहाँ पे क्या करेगा? पेयर अप नहीं करेगा। ये जो अगर सिंगली फील्ड है तो वो उतना ही रहेगा। अगर डोंट पेयर अप नहीं किया तो ये हाई स्पिन का होगा कि नहीं? और हाई स्पिन होगा यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पिछला पॉइंट यही लिखा था ना मैं। जो लो स्पिन के होते यस हैं सर। वो क्या होते हैं आपके? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो हाई स्पिन के होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ये लिख लीजिए जरा, फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अभी मैं आपको सिखाता हूँ।
यस सर, हो गया। वेरी गुड। अब देखिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। यहाँ पे मैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का भी एग्जांपल दूंगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का भी एग्जांपल दूंगा विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, ठीक है। और मैं आपको जो खुद से करने को दूंगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला होगा। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ NiCN का होल 4 टू द पावर -2। और मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जो CN- होता है आपका, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अगर मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये पेयर अप करेगा या नहीं करेगा। सब करेगा। करेगा। अब बस कुछ मत करिए। NiCN का होल 4 जो बेसिक चीजें मैंने स्टार्टिंग में सिखाया है। Ni का यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाला तो यहाँ पता चला कि Ni का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है कि नहीं। यस सर। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, Ni का कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो ये क्या आएगा, Ni का आर्गन 4s2 3d8 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें किसका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, चूंकि +2 में है तो Ni+2 का चाहिए हमें कॉन्फ़िगरेशन। तो Ni प्लस हमने वहां पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करी, तो आर्गन कैसे यूज किया? 18 होता है ना। अच्छा, ओके, ये ब्रेक पे कर लिया हमने उसको। अच्छा, तो आप ऐसे कर सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, वहां तक आर्गन हो गया, ठीक है। उसके बाद 4s2 आता है 3d8। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं दिव्यम कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 सर दोनों 3d8। तरीके से हाँ, किया जा दोनों सकता तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा टाइम बच जाता है बस इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि मैं क्या बताया, ये +2 में है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल लेंगे, आर्गन, चाहे ये पूरा लिखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 4p 3p6 तक आर्गन, और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 3d8, यहीं से निकलेगा ना, 4s से निकलेगा कि नहीं। है। यस। अब बताइए, यहाँ पे बात आती है अब Ni+2 की, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 3d8 को पहले लिख देता हूं मैं, फिर 4s, अगर 4s है तो 4p होगा, और 4p है तो 4d भी होगा ना। यस सर। बस जो समझ में ना आए वहां रोक दीजिएगा। 3d है तो इसमें जो ऑर्बिटल होंगे वो 5 ऑर्बिटल होंगे, होंगे कि नहीं। ये 4s पूरा का पूरा खाली होगा, ये 4p पूरा का पूरा खाली होगा कि नहीं दिव्यम। और यस सर। 4d भी पूरा का पूरा 1 2 3 4 खाली होगा। अब देखिए यहाँ पे अपने पास होगा क्या, ठीक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबसे पहले सिंगली फिल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा यस दिव्यम। सर। अब यस। इसमें तो कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अब यहाँ देखेंगे लिगेंड को। लिगेंड क्या है आपका, CN है। CN क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयर अप करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पेयर अप हो जाएगा। अब जब पेयर अप होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए स्टार्टिंग के तीनों पेयर अप हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये दी है, ठीक है। 4s ऐसे ही खाली रहेगा, 4p भी ऐसे ही खाली रहेगा। इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये यूज का नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए CN यहाँ पे कितना है, 4 है कि नहीं दिव्यम। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछूं तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 होना चाहिए। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब। यस सर। तो सबसे पहले CN आएगा, यहाँ पे CN-, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलरेडी सर एक बार आपको, मेरे को ऊपर वाला स्टेप फिर से बता दीजिए। कौन सा, ये वाला। यस सर। ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पेयर अप होता है। पेयर अप का मतलब क्या होगा, जो सिंगली इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे के साथ आ जाएंगे ताकि वो पेयर में आ जाए। यस सर। तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर लिए, पेयर अप कर लिए। पेयर अप करके ये हो गया। यस सर। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मैंने बताया था पहले ही। यस सर। तो अब ये आएगा, ये यहाँ चला जाएगा एक CN। अब 3 बचा, एक CN यहाँ चला जाएगा, एक CN यहाँ चला जाएगा, एक CN और बचेगा। चारों CN आ गए यहाँ पे। यस सर। अब देखिए CN आ गए। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात आ रही है, ठीक है। सबसे पहले किस में गया, D में गया है, फिर किस में गया, S में गया है, और फिर P में 2 बार गया है, ठीक है, 2 P में गया है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, DsP2 हो जाएगा। यस सर।
DsP2 का मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। यस सर। स्क्वायर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, ज्योमेट्री पता चल गया। अब बात आ रही है पैरा है या डाया है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसमें, दिव्यम? सर कौन से वाले में सर, सी एन इसमें माइनस? इसमें 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 सर जो लास्ट वाला है, जो हाँ लास्ट हाँ ब्लॉक है, सी हाँ एन हाँ माइनस। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये जो रेड कलर का है जिस पे टिक कर रहा हूँ ग्रीन से, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। यस सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं? सर उधर है, मतलब वहां पे कहाँ तो है खाली अनपेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको इसमें? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उसके दिख रहा है आगे ना, की ब्लॉक्स सारे की के बात। सारे पेयर्ड हैं। ये यस भी सर। जाके, ये तो जाके बॉन्ड ही बना लेगा, तो ये भी तो दो ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। यस सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि पूरे बॉक्स में एक अकेला इलेक्ट्रॉन, ये ओवरलैप करेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए तो खुद दो हो जाएगा। तो बस इसमें देखते हैं ये सारे के सारे पेयर्ड हैं कि नहीं। यस सर। पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक होगा। यस सर। अब इसमें क्लास 11th में आपने मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिए। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू BM। BM का मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेटन होता है। क्या होता है दिव्यन, ये बोर के नाम पे इसका यूनिट दे दिया गया है, बोर मैग्नेटन। मैं मैग्नेटन नीचे लिख देता हूँ, बोर मैग्नेटन। क्या होता है आपका, BM का मतलब बोर मैग्नेटन, ठीक है। यहाँ पे जो N होता है आपका, ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एक मिनट रुक जाइए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, दिव्यम? नहीं दिव्यम सर। नहीं दिख रहा है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू जीरो इंटू जीरो प्लस टू विच इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इसमें तीन चार चीजें 4 मार्क्स में पूछ देता आपका, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसका ज्योमेट्री बताइए, इसका मैग्नेटिक नेचर बताइए, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए। म्यू का मतलब क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। समझ में आया? यस सर। इसे पूरा लिखिए आप, फिर आगे एक वीक फील्ड लिगेंड वाला भी कराऊंगा। सर एक बार मैग्नेटिज्म बता दीजिए। ये जो म्यू होता है ना, ये एक फॉर्मूला होता है। म्यू क्या होता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट होता है।
मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ, ये बस एक फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस टू। और ये है आपका bm जो है आपका, ये यूनिट है, जैसे डिस्टेंस का मीटर होता है, तो बोर मैग्नेटन, उनको ऑनर करने के लिए ये यूनिट दे दिया गया था। एन जो होता है क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बस जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, bm में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक, लिख लिया आपने पूरा? सर लिख रहा था। ओके, पीछे स्लाइड करो। यस सर। यस सर, ये लिख लिया है। हो गया पूरा? ये भी लिखना, ये भी लिख लीजिए। हो गया दिव्यम? यस। अब देखिए यहाँ पे NiCN का होल 4 मैंने कर लिया, अब यहाँ पे आएगा NiCl का 4 टू द पावर -2। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो Cl माइनस है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड में पेयर अप होगा या नहीं होगा दिव्यम? सर होगा। कहाँ दिमाग है आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयर किया था आपने पेयर अप, तो यस वीक सर। फील्ड लिगेंड में करेगा या नहीं? सर नहीं होगा ना, इसमें नहीं डोंट होगा। पेयर अप, क्या होगा? पेयर अप नहीं करेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू +2 आपको पता चल रहा है, और Ni का यहाँ पे फिर से कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, तो ये क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d8, आर्गन 4s2 3d8, और ये किस में है, Ni+2 में है, Ni+2 में है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर्गन 4s0 हो जाएगा आपका, और 3d8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3d8। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 3d8 4s0, तो 4s0 है तो 4p भी होगा, और 4p भी है तो 4d भी होगा, होगा कि नहीं दिव्यम? यस सर। अब यहाँ पे देखिए 3d की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1 2 3 4, और 4s की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, और 4p की बात कर रहे हैं हम लोग तो ये ऐसे 4p हो जाएगा, और 4d की बात कर रहे हैं हम लोग तो 4d की बात ऐसे कर लेंगे हम लोग। ठीक है,
ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3d8 है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ये तो पेयर अप करेगा नहीं, पेयर अप करेगा क्या, नहीं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए पूरा का पूरा ऑर्बिटल खाली होना चाहिए कि नहीं। यस। तो इसमें तो ये पेयर अप करेगा नहीं, तो इसमें बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि पूरा ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है आपके कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएगा, बॉन्ड बनेगा, Cl माइनस यहाँ पे एक जाएगा, फिर Cl माइनस यहाँ जाएगा, और फिर Cl माइनस यहाँ जाएगा, फिर Cl माइनस यहाँ चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए अपने पास होता क्या है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, एक S का और 3p का इन्वॉल्व है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और जो ज्योमेट्री है आपका वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहा है आपको, दिव्यम। यस सर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरा पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग म्यू की। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट n इंटू n+2। ये क्या हो जाएगा, बोर मैग्नेटन हो जाएगा। तो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें बताइए जरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है दिव्यम। सर 3d8 में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कहीं दिख रहा है आपको, ये बताइए पहले, इसमें दिख रहा है, नहीं सर। इसमें दिखा, नहीं। इसमें, नहीं तो इसी में हम ढूंढ रहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन जहाँ फिल रहेगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सर 2। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 × 2 + 2, ठीक है, 2 + 2 4 × 2 = 8, √8, या फिर 2√2 Bm हो जाएगा, बोर मैग्नेटन। समझ में आया। यस सर। सर अब एग्जाम देखिए, में हम जैसे √8 है तो उसको हम उसमें डेसिमल में करके भी देख सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे इतना काफी है, √8m Bm या फिर 2√2 Bm, ठीक है। ओके सर। चलिए इसे लिख लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एग्जाम में सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ बोर का जो फॉर्मूला है, बोर मैग्नेटिज्म का जो फॉर्मूला है, सिर्फ इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वैल्यूज दे दी, पुट करो और निकालो। मतलब ये आपको दे देगा, और इससे हमें पता चलेगा जब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो पेयर अप कर लेगा, और वीक फील्ड लिगेंड में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे, तो आप कर सकते हैं। ओके सर। ठीक।
यस सर, हो गया। चलिए ये वाला आप करके दिखाइए। ठीक है, अपने पास है CONH3 का होल 6 और यहाँ पे +3 दे देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको निकालना है इसका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद आपको बताना है इसका मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर के बाद बताना है आपको मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पे बात आती है NH3, तो मैं आपको बता दूं हेल्प करने के लिए हिंट्स दे देता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। जैसे मैंने वो किया था सेम वैसे ही करके दिखाइए। सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी। कैसे किया आपने D2sp3? सर मैंने पहले इसका स्ट्रक्चर बना लिया कि स्ट्रक्चर कैसे बना लिया आपने? मतलब चारों तरफ ऐसे ऐसे सजा दिया NH3 को, हाँ सर, इन अ वे। और उसके बाद सर उसके बाद जब वो हो गया तो जैसे आपने बताया था कि पहले देखो कि कहाँ पे वो लाई करता है, तो जैसे 6 लेजेंड्स है वो 3D में लाई कर रहे हैं एंड 4s और 4p में लाई कर रहे हैं, तो मैंने उस बेसिस पे। D2sp3 तो होगा, लेकिन इसको पूरा करके समझिए पहले कैसे होगा। मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोल दिया, यानी ये क्या हो जाएगा, पेयर अप कर जाएगा, कुछ बचा रह जाएगा तो D2sp3 होगा। वहीं पे मान लीजिए COF6 है, का पावर -3 है, ये है आपका वीक फील्ड लिगेंड। तो ये जो बच्चे डायरेक्ट बता देते हैं, इसका हो जाएगा sp3d2। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर। और D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3 sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपका लो स्पिन का होगा और ये आपका हाई स्पिन का होगा। अब सवाल ये है, आपने D2sp3 तो बता दिया, अब ये बताइए मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। और हाइब्रिडाइजेशन बता दिया तो ज्योमेट्री भी बताइए। तो टोटल ये दो आपको अभी अभी करके दिखाना है। ठीक है दिव्यम। यस सर, कर रहा हूँ। सर इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, वेरी गुड। दोनों ही केस में sp3d2 हो या D2sp3 हो, जो ज्योमेट्री होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी।
सर डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर। ओके वेरी गुड। मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। सर कर रहा हूँ। ओके ओके। सर जीरो। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये वाला बताइए अब। सर वो CO F6 लिखा है। COF6 to the power -3, हाँ। COF6 to the power -3। एंड इसमें भी ये चारों निकालने हैं ना। यस, सेम। यहाँ पे तब तक मैं लिख देता हूँ ये चीजें। कोऑर्डिनेशन नंबर, सर टाइप ऑफ। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। हाँ वेरी गुड। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद अपने पास आ जाएगा जियोमेट्री। अगर अपने पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sp3, जिसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये आ जाएगा DSP2, और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d, ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 sp3d2, ये ऑक्टाहेड्रल। अगर 6 आएगा तो D2sp3 भी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। सर आप एक बार प्लीज पीछे वाली साइड पे चल जाएंगे। ठीक है। यस सर, थैंक यू।
सर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यस। सर पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड। मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। सर रूट 24। देख लेते हैं, रूट 24 में भी सही हो। CO F6 में क्या आ रहा है? CO+3 आएगा, CO+3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैंने पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीओ निकाला एंड वो कितना? मेरा +3 आया। देन तो मैंने CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, जो मेरा आया 1s2 2s2 2p6 3s3p6 4s0 3d6। एंड देन क्योंकि फोर एस उसके जीरो 3D6। 3d0 सॉरी। 3D0। तो मतलब 4s0 तक होगा ना। आप ये बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना है कोबाल्ट का? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो 27 होता है। 27 होता है। तो कोबाल्ट का अगर करेंगे तो ये क्या आएगा? Argon 4s2 3D7। यही होगा ना। और CO+3 में जाएगा तो Argon 4s0 3D6, ये होगा ना। यस सर। अब 3D6 वाले में ही बस देख लेंगे हम लोग। तो 3D6 है अगर अपने पास तो ये ऐसे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। और चूंकि F जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयर अप होगा नहीं। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो √n × n+2 लगा देंगे। वेरी गुड, सही है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 4 + 2 6 4 = 24 अंडर रूट का। या फिर 2√6 भी लिख सकते हैं हम लोग BM। क्लियर है दिव्यम? यस सर। चलिए ये लिख लीजिए जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह वाला।
लिख लिया आपने दिव्यम? सर लिख रहा हूँ। यस सर। वेरी गुड। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? सब कुछ समझ में आया? यस सर। सर बट मैं वाला है, मेरे को अभी भी उसमें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। किसमें? तो जो भोर का आपने मेरे को फॉर्मूला था ना, भोर मैग्नेटिज्म वाला। अरे फॉर्मूला है, जैसे आपके मान लीजिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन नहीं टाइम। नहीं सर, हाँ, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फॉर्मूला। क्या कह रहे हैं आप दिव्यम? सर एम आई ऑडिबल? हाँ, अब ऑडिबल है, सर मैं बोलिए। कह रहा हूँ कि मेरे को फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले में जो वैल्यूज जिस तरीके से डालनी है मेरे को उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब आपने कॉन्फिडेंस देखा, नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने देख लिया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जितना वैल्यू है उतना डाल दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अगर पेयर्ड है तो आपका जीरो भी आंसर आया, आया कि नहीं? तो वो यस सर। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ही पता चलेगा। यस सर। ये कुछ पॉइंट्स है जो लिमिटेशन है, कि ये कलर कलर कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत कलर कंपाउंड देते हैं, ठीक है। इट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन वीक एंड a strong field ligand. And third one is it, बस दो लिख लीजिए। It doesn't explain color of coordination compound. It doesn't differentiate between weak and a strong field ligand. ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग CFT करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें और भी एग्जांपल्स आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, तो वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट का प्रैक्टिस हो जाएगा, और जब प्रैक्टिस होगा तो खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस आएगी, ठीक है। सर ओके। हो गया तो बताइए। सर अभी कर रहा हूँ। ओके। यस सर लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्लास में परसों कंटिन्यू करते हैं हम लोग, यहाँ पे CFT पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ के आइएगा, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके। ओके सर। ओके चलिए, ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू सर।